देखिए हम जो है अपने इस प्रशिक्षण सत्र की इस त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन 2021 हेतु इस सभागार में जो मतगणना प्रशिक्षण आपका है उसमें मैं सभी मतगणना पर्यवेक्षकों, मतगणना सहायकों एवं हमारे भी जो भी समस्त अधिकारी हैं मैं सबका स्वागत करता हूं। देखिए ये आपकी मतगणना 2 तारीख को 2 मई को होनी है। क्योंकि मतगणना की प्रक्रिया सतत होती है, कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, उतना ही महत्वपूर्ण कार्य मतगणना है हमारे पास में। तो सतत प्रक्रिया चलती रहती है। आप सभी को अपना नियुक्ति आदेश प्राप्त हो गया होगा, जिसके बेसिस पे आपने भी अपनी अटेंडेंस भी लगाई होगी, और उस नियुक्ति आदेश में आपको 3 दिन का समय दिया गया है। तो ये भी आपने सब लोगों ने देख लिया होगा। साथ साथ आपका जो पद है उसके बारे में भी आपको नियुक्ति आदेश से जानकारी हो गई होगी। तो देखिए मतगणना जो है वो 2 मई को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। 2 पारियों में आपकी ड्यूटी लगाई गई होगी। एक जो पारी है वह सुबह 8 से रात को 8 बजे तक, और द्वितीय पारी जो है वह रात्रि 8 बजे से और सुबह 8 बजे तक होगी। आप सभी को जहां भी आपको जो भी विकास खंड आपको अलॉट किया गया है, आपके जो नियुक्ति आदेश है उसमें लिखा हुआ है कि कहां आपको पहुंचना है। वहां आप सुबह 7 बजे पहुंच जाएंगे सुबह की पारी के लिए, और शाम दिखाना होगा। ठीक है, आपको टेबल संख्या का आवंटन किया जाएगा, तथा उसके बाद जो सभी भी हमारे सुपरवाइजर्स और जो भी मतगणना सहायक है अपनी अपनी टेबल पर पहुंच जाएंगे। टेबल पर जो मतगणना है मैंने आपको बताया सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, और ये जो कार्य है सतत रूप से चलेगा। देखिए जो काउंटिंग है वो कॉन्टिन्यूसली चलती है, वो रुकेगी नहीं। पहले एक पारी फिर दूसरी पारी आपके पास में, और टेबल आप जब तक नहीं छोड़ेंगे, जैसे आप सुबह की पारी में आए शाम तक 8 बजे तक करेंगे, आप टेबल जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपकी दूसरी पार्टी जो है वहां पर ना पहुंच जाए। नेक्स्ट सर, देखिए हर टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक यानी एक सुपरवाइजर होंगे, साथ साथ 3 गणना सहायक होंगे हमारे पास में। आपकी ड्यूटी रैंडमाइजेशन के आधार पर लगाई गई है। साथ साथ इस बार एक जो है जो क्लास 4 का कर्मचारी है वो भी आपको दिया जाएगा, यानी कुल मिला के 5 लोगों की आपकी टीम होगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ साथ ये ध्यान रखना है कि मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन, हथियार, माचिस, बीड़ी, सिगरेट या कोई भी धूम्रपान जैसी चीज जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है, ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो मोबाइल फोन या इस तरह की कोई वस्तु आप लेकर नहीं जाएंगे। मतगणना से संबंधित जो भी स्टेशनरी है वो आपको टेबल पर ही दे दी जाएगी, ये आप ध्यान रखें। टेबल पर दे दी जाएगी। इसकी एक सूची नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है। तो देखिए इस तरह की ये आपके पास में सूची है। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है, ये सब चीज तो आपको दी जाएंगी, 10 चीज आपके पास में, डॉट पेन, सादा कागज, गीला स्पंज, धागा, रबड़ बैंड, पेपर वेट, मतगणना प्रपत्र, गणना पर्ची, ब्लेड और ऑलकिन का पत्ता। एक इसमें ये अपनी सुविधा के लिए जो हमारे मतगणना जो कार्मिक हैं वे अपनी सुविधा के लिए कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर जो है वो अलाउड है। तो कैलकुलेटर को ले जा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। नेक्स्ट देखिए मतगणना स्थल पर जैसे मतगणना प्रारंभ होगी, ठीक है ना, यदि आप किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में आप कुछ कार्य करते हैं, ठीक है ना, या नशा वगैरह इस तरह की कोई चीज करते हैं, तो आपके खिलाफ जो है वो निलंबन जैसी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। यदि आप चुनाव ड्यूटी से जो है अनुपस्थित रहते हैं या अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते तो भी इसको अपराध माना जाएगा और आपके खिलाफ जो है FIR की जा सकती है। नेक्स्ट सर, देखिए आपके खान पान और जलपान की व्यवस्था जो है वो मतगणना कक्ष में ही की जाएगी। इसके लिए आपको बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी कारणवश आपको बाहर आना होता है तो प्रवेश हेतु आपको एक परिचय पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी और दिखाना होगा। उसको दिखाने के बाद ही आप वापस अंदर आ पाएंगे। नेक्स्ट देखिए ये
मतगणना हेतु कक्ष में व्यवस्था, 4 प्रकार से जो है व्यवस्था इस बार दी गई है। अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग तरह की व्यवस्था हो सकती है। ये हमारे जो आरओ और एआरओ सर हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको किस तरह की व्यवस्था करानी है। तो ये जो बुकलेट है उसमें 4 तरह की व्यवस्था दी गई है। ये परिशिष्ट एक क्या है, मैं एक परिशिष्ट को बता देता हूँ, देखिएगा। इसमें सबसे पहले जो है ये मतगणना अभिकर्ता हैं, ये जो हमने नीले बॉक्स से दिखा रखे हैं, इनके सामने टेबल लगी है, ये पीले रंग से दिखा रखी है टेबल जो है। ये चेयर्स लगी हैं, हरे रंग से चेयर्स हैं जो है, जो भी हमारे मतगणना सहायक हैं, ठीक है। इनके पीछे जो टेबल लगी है वो आरओ एआरओ की टेबल लगी है। और अंदर जो मतगणना अभिकर्ता है उनका आने का रास्ता अलग है, और जो बाकी टीम है उसके आने का रास्ता अलग है। तो इस तरह की एक व्यवस्था है। इसी तरह से कुल मिला के ये 4 परिशिष्ट एक है। और ये आरओ एआरओ महोदय के चाहेंगे तो उनकी बुकलेट में क्या है, तो ये अगर देखेंगे तो ये आप जो है बना सकते हैं। ये एक गै है, परिशिष्ट एक गै, इस तरह की व्यवस्था भी हो सकती है। और एक और है इसमें देखिएगा, एक गै जो है, नेक्स्ट की दीजिएगा सर। तो ये 4 तरह की व्यवस्था इस बार है। तो जैसे भी हमारे आरओ महोदय को सुटेबल हो उसी हिसाब से व्यवस्था जो है, जैसा रूम उनके पास अवेलेबल उसी हिसाब से व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दीजिएगा सर। देखिए एक गै आ गई है हमारे पास में, नेक्स्ट कर दीजिएगा सर। देखिए अब क्या दिशा निर्देश हैं आप सभी के लिए, तो ये देख लेंगे जरा कि जो न्याय पंचायत है उसके सभी मतदान स्थलों के मतों की गणना निर्धारित जो मेज है उस पर ही की जाएगी। यानी हर किसी के लिए मेज निर्धारित होगी कि किस टेबल पर किस किस चीज की काउंटिंग होनी है, तो ये निर्धारित होगी पहले। ये आपको बता ही दिया है कि मतगणना मेज पर एक कुर्सी जो है वो गणना पर्यवेक्षक यानी जो सुपरवाइजर है उनके लिए होगी, तथा 3 कुर्सी गणना सहायकों के लिए लगाई जाएंगी, जो हमारे मतगणना सहायक हैं उनके लिए। और एक जो मेज और कुर्सियों की व्यवस्था होगी वो जो हमारे सहायक निर्वाचन अधिकारी होंगे उनके लिए होगी। तो ये बैठने की व्यवस्था है जो मतगणना केंद्र है उसके अंदर। नेक्स्ट कीजिएगा। देखिए अब कौन कौन से व्यक्ति जो हैं वो मतगणना हॉल के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। इसमें मतगणना कार्मिक होंगे, राज्य निर्वाचन आयोग या जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जिनको वो प्राधिकृत करेंगे, निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूप लोक सेवक ये हो सकते हैं, उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता, यहाँ पर कैंडिडेट, उसका इलेक्शन एजेंट या उसका काउंटिंग एजेंट जो है, तीन लोगों में से कोई सा एक होगा आपके पास में, ये उपस्थित हो सकते हैं। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा कि जो मतदान स्थल है अगर उस पर एक से ज्यादा मतपेटी उपयोग में लाई गई है तो सभी मतपेटियां एक साथ मेज पर रखी जाएंगी, और मतपेटियों को मतगणना टेबल पर उपलब्ध कराने के पश्चात जो हमारे सुपरवाइजर हैं, जो गणना पर्यवेक्षक हैं, उसकी जांच करेंगे। उसके पश्चात मतपेटिका को खोलने से पूर्व उसकी सील आदि मतगणना स्थल पर जो भी उपस्थित हमारे करता है यानी जो काउंटिंग एजेंट होंगे उनको दिखा देंगे, और उनके संतुष्ट होने पर ही उसको खोलने की कार्रवाई शुरू करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम क्या ध्यान रखना है कि मतपेटिका से विभिन्न पदों का मतपत्र लेखा भाग 1 खोलकर अलग कर लेंगे, उसको अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। देखिए हर मतपेटिका के साथ मतपत्र लेखा बंधा होगा, आप उसको अलग कर लेंगे, क्योंकि 4 पदों के लिए वोट डाले गए थे, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। तो सबका जो मतपत्र लेखा है वो अलग रख लेंगे, क्योंकि इसका आपको मिलान जो है जो वोट अंदर डले उससे करना है, और मतपत्र लेखा भाग 2 आपको भरना होगा, जो हमारे गणना पर्यवेक्षक हैं उनको भरना होगा। नेक्स्ट कीजिएगा सर। देखिए अब जब आपने सील की जांच कर ली जो है, उनको दिखा दिया कि ये बिल्कुल ठीक है, वो संतुष्ट हैं, तो आप जो है सील तोड़कर जो हमारा लॉक लीवर होगा जो है लॉक लीवर होगा उसको सील के ऊपर से हटाएंगे, पेपर सील को फाड़ देंगे और उंगली मतपेटिका के अंदर डालकर उसको अपनी ओर खींचते हुए, लीवर को अपनी ओर खींचते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना घूम सकता है, जो ऊपर वाला लीवर हैंडल है उसे घुमाएंगे, मतपेटिका पूरी तरह से खुल जाएगी।
मतपेटिका पूरी तरह से खुल जाएगी। खोलने के बाद जितने भी मतपत्र हैं मतपेटिका से वो मेज पर डाल देंगे, मतपेटिका खाली कर लेंगे और ये भी देख लेंगे कि जो मतपत्र है वो मेज से नीचे ना गिरे। और गणना अभिकर्ताओं को भी दिखा देंगे कि जो है देखिए हमने सारी की सारी मतपेटी खाली कर दी, अब ये मतपेटिका खाली है, इसके अंदर कोई मत बचा हुआ नहीं है। देखिए इसका भी हम आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज होनी है। नेक्स्ट देखिए ये मतपत्र लेखा होगा सभी पदों के लिए। मैंने जैसे बताया कि 4 पद होंगे, चारों पदों के लिए ये मतपत्र लेखा होगा, तो चारों पदों के लिए ये हम अलग अलग निकालेंगे। और अगर ग्राम पंचायत सदस्य हैं तो वो 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मतपत्र लेखा हो सकता है आपके पास 4 से ज्यादा भी हो जाए, या क्षेत्र पंचायत सदस्य ज्यादा हो सकते हैं तो वो भी हो सकता है ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट कीजिएगा सर। देखिए मतपत्र लेखा भाग 2 है, इसको जो है भरना होता है गणना पर्यवेक्षक को, जो सुपरवाइजर है उसे। मतपेटिका में पाए गए कुल मतपत्रों की संख्या, अगर कोई अंतर है तो उसका अंतर उल्लेख करना होगा। यह ध्यान रखेंगे कि मतपत्र लेखा भाग 2 भरते समय मतपत्र लेखा भाग 1 से मिलान करना सुनिश्चित कर लें। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि मतपत्र लेखा भाग 1 और भाग 2 अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो फिर उसको आप जो है सहायक निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में भी लाएंगे और इस मतपत्र लेखा भाग 2 में भी लिखेंगे। नेक्स्ट कीजिएगा सर। देखिए अब ये विजुअली रिप्रेजेंट कर रखा है। देखिए मतपेटी आ रही है आपके पास में, इस तरह से मतपेटी आएगी। फिर हमने ये सील दिखा दी है, ठीक प्रकार से सील लगी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट सर। देखिए उसके बाद सील खोलने के बाद ये इस तरह से दिखेगी मतपेटिका हमारे पास में। इसके बाद इसके अंदर उंगली डालेंगे हम, जो है पेपर सील तोड़ देंगे। सील के बाद ये जो अंदर लीवर होता है इसे अपनी तरफ खींचेंगे। इसके बाद मतपेटिका हमें खाली करनी है। देखिए मतपेटिका खाली करते हुए दिखा रहे हैं। इसके बाद देखिए मतपेटिका खाली हम कर लेंगे, ये मतपेटिका पूरी तरह से खाली हो जाएगी और जो हमारे जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको हम ये दिखा देंगे। देखिए काउंटिंग एजेंट्स को दिखा देंगे। अब देखिएगा इसके बाद की क्या स्थिति बनती है। जो विभिन्न पद हैं उनकी हम पहचान कर सकते हैं। 4 तरह के मतपत्र हम प्रयोग में लेके आए थे। ग्राम पंचायत हेतु सफेद रंग का, ग्राम प्रधान हेतु हरे रंग का, क्षेत्र पंचायत सदस्य हेतु नीले रंग का, जिला पंचायत सदस्य हेतु गुलाबी रंग का। तो ये सब मतपत्र को आप अच्छे से पहचान लेंगे, जो है कि सफेद से ग्राम पंचायत सदस्य, हरे से प्रधान, नीले से क्षेत्र पंचायत और गुलाबी से जिला पंचायत सदस्य। तो ये हम इजीली बहुत अच्छे से आराम से पहचान कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट इसके बाद में देखिए फिर इनकी अलग अलग हम छटाई करनी शुरू करेंगे। देखिए किस तरह से इसके बाद में करेंगे। नेक्स्ट अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मतगणना आपकी प्रारंभ होने के लिए है तैयार बिल्कुल। सर्वप्रथम रंगों के आधार पर पदवार बिना उम्मीदवारों के मतों की गणना किए मतपत्रों को अलग अलग छांट लिया जाएगा। यानी पहले रंगवार छांट लेंगे, सफेद अलग करेंगे, हरे अलग करेंगे, नीले और गुलाबी अलग अलग कर लेंगे। इस प्रकार रंगों के आधार पर छांटे गए मतपत्रों को उल्टा रखते हुए 50-50 मतपत्रों की गड्डियां बना ली जाएंगी। यानी 50-50 की हम गड्डी बनाएंगे और 50-50 की गड्डी बना लेने के पश्चात 50 मतपत्र से कम मतपत्र बचते हैं तो उसकी एक अलग गड्डी बना ली जाएगी और उस पर मतों की संख्या की स्लिप लगा ली जाएगी। तो आपको डिफरेंशिएट करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि ये सब 50-50 की गड्डी है और एक ये गड्डी ऐसी है जिसमें 50 से कम मतपत्र हैं। तो आपको मालूम रहेगा, काउंटिंग में आपको आसानी हो जाएगी। अब देखिए किस तरह से इसके बाद में प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नेक्स्ट देखिए अब इसमें 2 चीज महत्वपूर्ण है कि यदि एक मध्य स्थल पर 1 से अधिक वार्ड के ग्राम पंचायत सदस्य का निर्वाचन हुआ है तो ऐसे मध्य स्थल की मतपेटी में प्राप्त मतपत्रों को उलटकर उनके पीछे अंकित सुभेदक सीलों में वार्डों के क्रमांक देखकर वार्डवार छटनी कर ली जाए। यह भी हो सकता है कि ग्राम पंचायत सदस्य 1 से ज्यादा हो, तो उस स्थिति में जो उनके पीछे आपने सुभेदक सील लगाई थी उसके ऊपर जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने वार्ड क्रमांक लिखा होगा और अपने सिग्नेचर करे होंगे। तो ये भी आप देख लेंगे। अगर इस तरह से है तो हम क्या करेंगे, उनको वार्ड वाइज जो है अलग अलग छांट लेंगे। वार्ड वाइज भी छांटना है। नेक्स्ट जो है देखिए सभी पदों की मतों की गणना मतदान स्थलवार की जाएगी। यानी जो आपके मतदान केंद्र है उसके हिसाब से की जाएगी और निम्न प्रकार से क्रमवार की जाएगी कि सबसे पहले जो मतगणना होगी वो ग्राम पंचायत सदस्य की होगी, उसके बाद ग्राम प्रधान की, उसके पश्चात क्षेत्र पंचायत सदस्य की और उसके पश्चात
जिला पंचायत सदस्य की। अच्छा, एक चीज और महत्वपूर्ण है, पीछे छूट गई। जैसे हमने ग्राम पंचायत की बात करी, हो सकता है क्षेत्र पंचायत भी आपके पास 2 आ जाए, लेकिन ऐसा गिने चुने बूथ पर ही है जो है, तो वहां भी आप उसको बाइफरकेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे उसको जो है, अगर 2 वार्ड हैं क्षेत्र पंचायत के आपके बूथ पर जो है। नेक्स्ट कीजिएगा सर। अनुज जी नेक्स्ट कर दीजिएगा जरा। इसके बाद जब आपने 50-50 की गड्डी बना ली है, इसके बाद हम उनको प्रत्याशीवार छांटेंगे। देखिए, पद के हिसाब से पहले सफेद, फिर हरा, फिर नीला, फिर गुलाबी, यानी पहले ग्राम पंचायत के लिए अलग अलग छांटेंगे और प्रत्याशीवार करेंगे। फिर उसके बाद जो है ग्राम प्रधान के लिए अलग अलग छांटेंगे, प्रत्याशीवार करेंगे। फिर उसके पश्चात क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशीवार छांटेंगे, और उसके पश्चात जो है हम जिला पंचायत के लिए प्रत्याशीवार छांटेंगे, और 50-50 मतपत्रों की फिर दोबारा से हम गड्डी बनाएंगे, लेकिन ये प्रत्याशीवार होगा। अब ये प्रत्याशीवार यानी कैंडिडेट वार। अभी तक तो हमने बिना जो है कैंडिडेट के छांटे थे 50-50 के, अब हम 50-50 में से कैंडिडेट वाइज अलग अलग छांटेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रत्याशीवार छांटे गए मतपत्रों को उल्टा रखते हुए 50-50 मतपत्रों की गड्डियां बना ली जाएंगी, और 50-50 की गड्डी बना लेने के पश्चात 50 मतपत्रों से कम मतपत्र बचते हैं तो उनकी एक अलग गड्डी बना ली जाएगी, और उस पर मतों की संख्या लिखकर स्लिप लगाई जाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सर। देखिए, अब बहुत सारे मत ऐसे भी हो सकते हैं जो अस्वीकृत हो जाएं, ठीक है ना, जो वैध ना हो आपके पास में, तो उनका एक अलग बंडल बना लिया जाएगा। और देखिए, जो भी आपने विवरण बनाया है प्रत्याशीवार मतों का विवरण जो है आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, जो हमारे गणना पर्यवेक्षक यानी जो सुपरवाइजर हैं उनको उनके द्वारा तैयार किया जाएगा, और जो नियुक्त हमारे सहायक निर्वाचन अधिकारी या जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी देखिएगा कि किस तरह से आपने इसको करना है। नेक्स्ट जो है, देखिए, अब आप पहचान किस तरह से करेंगे, जरा ये महत्वपूर्ण चीज है कि कौन सा मतपत्र वैध होगा और कौन सा मतपत्र अवैध होगा। ये बड़ा, यानी किस मतपत्र को आपको स्वीकृत करना है और किस मतपत्र को अस्वीकृत करना है। तो ये चूंकि आरओ महोदय के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, और जो हमारे मतगणना कर्मी हैं उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिएगा। देखिए, वैध मतपत्रों की बात कर लेते हैं पहले हम जो है, इसमें कुछ बिंदु हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो मत को इंगित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है, या उसे किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के नाम के समुख एक से अधिक बार अंकित किया गया है, यदि इसका यह आशय है कि उक्त मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए होगा, उस रूप में प्रकट हो जिस रूप में मतपत्र में चिन्हित हो। अब इसमें समझने वाली चीज है, देखिए बड़ी बूढ़ सी लैंग्वेज है, मैं इसको आसान करके बता देता हूं आपको कि अगर एरो क्रॉस की मोहर किसी कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह के सामने लगी है और वो पूरी ना लग के आधी लगी है या कई बार लगी है, एक से ज्यादा बार लगा दी, तो वो मतपत्र वैध होगा। लेकिन एक ही कैंडिडेट के आगे, सिर्फ एक कैंडिडेट के आगे, ये ध्यान रखेंगे। तो ये पहला बिंदु क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद दूसरा है, एक उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट चिन्ह के अतिरिक्त उसके षष्ठ भाग में गहरे रंग वाले छायाकृत स्थान भी चिन्ह लगा हो, यानी आप मोहर लगाई और वो मोहर उसके पीछे चली गई, पीछे चली जाती है जो है, जब आप डार्क कलर से अगर लगाएंगे तो वो पीछे भी चली जाएगी, यानी उसके पीछे मोहर जहां लगाई है उसके पीछे पेज पर भी है, तो भी वो वैध मत। नेक्स्ट देखिए, चिन्ह किसी उम्मीदवार के खाने में आंशिक रूप से लगा है तथा शेष भाग खाली स्थान में लगा है। देखिए, मतपत्र बीच में होता है, उसको मोहर बीच में कहीं लगानी होती है, लेकिन अगर उसने बीच में ना लगा के जो खाली स्थान है और इस तरफ दोनों तरफ, तब भी वो वैध होगा मतपत्र। यानी अगर जो प्रत्याशी का खाना है उसमें उसने कहीं भी एरो क्रॉस की मोहर लगा रखी है तो मत जो यानी जो वो आपके पास में मत है वो वैलिड होगा। देखिए, मूल चिन्ह किसी एक उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट रूप से बना है, किंतु मतपत्र को गलत ढंग से मोड़ने के कारण उसकी छाप अन्य उम्मीदवार के खाने में बन गई है। ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग सा हो जाता है काम, लेकिन इसमें जो हमारे आरओ साहब हैं
उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि वो इसके बारे में डिसीजन लें। कई बार इसमें दिक्कत परेशानी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें कि अगर आपको लग रहा है कि ये मोड़ने की गलती की वजह से हुआ है तो आप उसको वैध मान सकते हैं, अदरवाइज जो है फिर वो जो है अस्वीकृत मतों की कैटेगरी में चला जाए। देखिए इसके बाद है मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उस पर अंगूठे के निशान का धब्बा पड़ गया। जैसे मोहर लगाने के कारण अंगूठा कोई अशिक्षित जो है हमारा मतदाता होता है उसको दिया और उसने किसी और का लगा दिया। मोहर तो लगा रखी है ठीक, लेकिन अंगूठे का निशान कहीं और आ गया तो वो भी मतपत्र वैलिड होगा, यानी वो भी वैध मतपत्र होगा। तो ये तो मैंने वैध मतपत्रों की बात करी। अब मैं बात करूंगा जो हमारे पास स्वीकृत किए जाने हैं मतपत्र, उनका क्या आधार होगा ये आप देख लेंगे। देखिए यदि उस पर कोई ऐसा चिन्ह लगा हो जिससे निर्वाचक की पहचान की जा सकती है, यानी अगर मतदाता ने अपना नाम लिख दिया, मैं भी दिखाऊंगा, भी देख लीजिएगा इसमें किस तरह से होगा। अगर उसकी पहचान, जैसे उसने अपना नाम लिख दिया या ऐसा कोई चिन्ह लगा दिया जिससे मतदाता की पहचान हो रही है, तो फिर वो वोट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। यदि वह नकली मतपत्र है, इस तरह की स्थिति भी हो सकती है, या वो इस तरह से क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि उससे वास्तविक मतपत्र की पहचान ना करी जा सके, कि भाई वो पूरी तरह से खंडित हो चुका है, इस तरह से हो कि आप उसको यूज में नहीं ला सकते, तो भी उसको अस्वीकृत करना होगा। देखिए किसी विशिष्ट मतदान स्थल पर उपयोग हेतु प्राधिकृत मतपत्रों की यथास्थिति क्रम संख्या और रूपांकन से भिन्न क्रम संख्या रूपांकन हो। जैसे हमारे यहाँ एक बूथ पर जो है आपको जो वो जो मतपत्र दिए जाते हैं उस पर क्रम संख्या लिखी होती है। अगर वो क्रम संख्या जो आप वोट गिन रहे हैं उसकी क्रम संख्या से बिल्कुल भिन्न हो जाए तो फिर उसको फिर अस्वीकृत किया जाए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के 2 या 2 से अधिक प्रत्याशियों के पक्ष में, यानी जो एरो क्रॉस की मोहर है वो 2 या 2 से ज्यादा प्रत्याशियों के लिए लगा दी गई है, तो भी वो मत अस्वीकृत हो जाएगा। यदि किसी एरो क्रॉस मोहर के अलावा किसी और चीज से उसने जो है किसी और उपकरण से या अंगूठे का निशान लगा दिया या किसी और चीज से जो है उसने मत का उपयोग करा है, तो वो भी अस्वीकृत हो जाएगा। तो यदि उस पर कोई मत अभिलिखित हो ना हो, उस पर हो, यदि उस पर चिन्ह लगाने के उपलब्ध कराए गए उपकरण से भिन्न किसी भी अन्य उपकरण से चिन्ह लगाया गया है, तो यानी एरो क्रॉस मोहर के अलावा अगर कोई चिन्ह लगाया गया है तो। यदि इसके बाद अगला बिंदु है, यदि मत को इंगित करने वाला चिन्ह इस तरह से लगाया गया है कि वह स्पष्ट नहीं होता कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया, बीच में लगा दिया दोनों के, तो भी फिर वो मत जो है अस्वीकृत हो जाएगा। यदि मतपत्र पर सुभिन्नक सील नहीं है, ये जो सुभेदक सील या सुभिन्नक सील नहीं लगी है, तो भी वो रद्द हो जाएगा। और पीठासीन अधिकारी ने अगर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो भी वह मत अवैध हो जाएगा। देखिए अब ये हमने दिखा रखा है किस तरह से है। अगर किसी ने अपना नाम लिख दिया, निर्वाचक ने मोहनलाल अपना नाम लिख दिया, मत ठीक दिया है लेकिन अपना नाम लिख दिया, तो ये मत अस्वीकृत हो जाएगा। ऐसे ही 2 के बीच में मोहर लगा रखी है, देखिए, तो यह मत अस्वीकृत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब इसमें मैं 1 मिनट पीछे कर लीजिएगा, मैं अंदर किसी को इसने मत नहीं दिया है, वैलिड नहीं होगा, कोई निशान नहीं है, और दो निशान अगर लगाए हैं तो भी ये इनवैलिड यानी अस्वीकृत हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मतपत्रों की वैधता से संबंधित विवादग्रस्त मामले में अथवा जिसके बारे में गणना पर्यवेक्षक को स्वयं संदेह है को सहायक निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी को उसके आदेश के लिए अभिदिष्ट कर दिया जाएगा। यानी जो अगर इस बारे में कोई संशय बनता है जो हमारे सुपरवाइजर हैं, तो वो जो है सहायक निर्वाचन अधिकारी की सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो अस्वीकृत मत होंगे वो किस कारण से अस्वीकृत हुए उसको टिक करते हुए जो हमारे निर्वाचन अधिकारी या सहायक जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो उनके पीछे जो है मोहर लगवाएंगे और उनको निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब आपने मतों की गणना कर ली है, प्रत्याशीवार अलग अलग छांट लिया है, आपको पता लग गया है। अब मतपत्रों की गणना के उपरांत जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों की पृथक पृथक
प्रपत्र 43 पर गणना पर्ची भरी जाएगी। अब देखिए गणना पर्ची क्या है, जिसमें सारी डिटेल होती है, जो आपने काउंटिंग करी है उसकी डिटेल आएगी। देखिए ये गणना पर्ची है आपके पास में, इसमें देखिएगा सबसे पहले सामान्य निर्वाचन है ये या उप निर्वाचन, रीपोलिंग हो रही है, इसमें पद आ जाएगा, कौन सा पद है आपके पास में। फिर इसके बाद में नाम यदि अगर कोई है, ग्राम पंचायत आ जाएगी, मतदान स्थल का क्रमांक एवं नाम आ जाएगा, गणना के लिए प्राप्त मतों की संख्या आ जाएगी, इसमें बंडलों की संख्या, कितने आपने बंडलिंग करी है उन बंडलों की संख्या आ जाएगी, कुल मत पत्रों की संख्या आ जाएगी, इसमें क्रमांक डालते हुए सबसे पहले उम्मीदवार का नाम, फिर वैध मत पत्रों की संख्या, किस उम्मीदवार को कितने वैध मत पत्र मिले हैं, ठीक है ना। बंडलों की संख्या आएगी पहले और फिर उसके बाद में, मैम पीछे कर लीजिएगा 1 मिनट जरा, सर 1 मिनट पीछे कर लीजिएगा, अनुसर, हाँ जी जी, इसमें पहले बंडलों की संख्या आएगी कि किस प्रत्याशी के कितने बंडल हैं, 50-50 के बंडल बनाने थे, और उसके बाद में जो वैध मत हैं उनकी संख्या आपको लिखनी है, जो संदिग्ध या अस्वीकृत मत पत्र हैं उनकी संख्या आएगी आपके पास में, और फिर उनका योग करते हुए गणना पर्यवेक्षक को अपने हस्ताक्षर करने होंगे, और फिर यह जो सूची है ये हमारे जो आरओ और एआरओ हैं उनके पास जाए। नेक्स्ट कीजिए। देखिए इसके साथ साथ जो है, जो हमारे गणना पर्यवेक्षक होंगे उनको कुछ और प्रारूप भी भरने होंगे, और इसमें जो सबसे पहला प्रारूप है वो ग्राम पंचायत सदस्य के लिए प्रपत्र 44, प्रधानों के लिए प्रपत्र 45, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए प्रपत्र 47 और जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रपत्र 49 जो है वो हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं, गणना पर्यवेक्षक हैं, उनके द्वारा भरा जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये प्रपत्र 44 है, ये ग्राम पंचायत के लिए है, इसमें भी क्रम संख्या, उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिन्ह, मतदान स्थल की संख्या, आगे